नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन सिंह टीवीएल कोचिंग के मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड का अनुसार अर्थव्यवस्था हम आपको पढ़ाएंगे। इसमें कुल मिलाकर 22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला सवाल है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सवाल है भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई थी कब? तो जुलाई 1991 में। याद रखिएगा कि भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, मतलब भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई थी कब? तो जुलाई 1991 में। याद रखिएगा कि भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए एक नीति बनाई थी और उस नीति को कब बनाई थी? तो जुलाई 1991 में बनाई थी। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, इसी नियम के अंतर्गत, इसी नीति के अंतर्गत आज जो भारत की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, थोड़ी सुधरी हुई है। ठीक है, भारत का जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? याद रखिएगा, वैश्वीकरण को ना प्रोत्साहित मतलब वैश्वीकरण को मतलब जागृत करने में सबसे आगे कौन है? तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास, मतलब हमारे देश में जो कॉल सेंटर है उन्हीं सभी के कारण ना वैश्वीकरण को प्रोत्साहन मिल रही है। वैश्वीकरण और अधिक से अधिक ग्रो कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय नियम द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे सामान्य तरीका क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। ठीक है, मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब क्या होता है? बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब ना वैसी कंपनियां जो हमारे देश के अलावा अन्य देशों में भी है। याद रखिएगा, वैसी कंपनियां, वैसी फैक्ट्रियां जो हमारे देश के अलावा अन्य देशों में भी है, उसी को हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। ठीक है, जैसे में आपका सैमसंग हो जाएगा। सैमसंग जो कंपनी है हमारे देश में भी है और अन्य देश में भी है। सैमसंग हो गया, फोर्ड मोटर्स हो गया, कोको कोला हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी है। टेस्ला आपका हो गया, ये भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो भाई ऑप्शन आप टिक कीजिएगा, इसमें कोको कोला जो राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, और याद रखिएगा पार्ले समूह के जो थम्स अप ब्रांड था उसको किसने खरीद लिया? तो कोका कोला नामक कंपनी ने खरीद लिया। और कोका कोला एक जो है ना बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ठीक है, क्योंकि यह कंपनी एक से अधिक देशों में है। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण का अर्थ है। तो याद रखिएगा, वैश्वीकरण का अर्थ ना पूंजी, तकनीक तथा सूचना प्रवाह द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में है। ठीक है, मतलब ये सब सवाल ना भाई ऑप्शन है, ऑप्शन देखिएगा, समझिएगा, उसको समझ बूझ कर बढ़िया से टिक कीजिएगा तो आपका राइट में राइट सही होगा और आपका अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण का उद्देश्य है। तो याद रखिएगा, वैश्वीकरण का प्रमुख उद्देश्य है पूंजी को मुक्त कर प्रवाह करना है। ठीक है, मतलब आवश्यकता से अधिक पूंजी का प्रवाह करना ताकि देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी हो सके। ठीक है, अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग का सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला है? तो पर्यटन को। याद रखिएगा, पर्यटन जो होते हैं, पर्यटन से ही वैश्वीकरण को बिहार से अधिक प्रोत्साहन मिला है। अगला प्रश्न है, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? तो इसका राइट ऑप्शन होगा कोका कोला। याद रखिएगा, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को कोका कोला नामक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनी की कार्यशैली की क्या विशेषता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा विश्व स्तर पर उत्पादन। याद रखिएगा, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है यह विश्व लेवल पर उत्पादन करती है और ये कंपनियां एक से अधिक देशों में होती है, चारों तरफ फैली हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विदेशी निवेश का अर्थ है। याद रखिएगा, विदेशी निवेश का क्या अर्थ होता है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा बिक्री केंद्र में निवेश करना। मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनी जो होती है ना, उसका बिक्री जो केंद्र होता है उसमें अपनी पूंजी का निवेश करता है। जिस तरह शेयर मार्केट होता है ना, उसी तरह ये निवेश करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में वैश्वीकरण का
प्रत्यक्ष लाभ है। तो याद रखिएगा, भारत में जो वैश्वीकरण के जो प्रत्यक्ष लाभ है ना, जो डायरेक्ट प्रॉफिट जो है ना, वह क्या है, तो भारतीय वस्तुओं का नए बाजार तक पहुंचाना, और यही प्रॉफिट है। ठीक है, जब वस्तु नए नए बाजार में जाएगा तो उस वस्तु की मांग बढ़ेगी और वह वस्तु खूब बिकेगा। ठीक है, और वस्तु जितना बिकेगा उतना ही उस वस्तु का दाम बढ़ेगा। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं। अगला सवाल है, सन 1991 की नवीन आर्थिक नीति में उदारीकरण का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है उद्योग स्थापना के नियम शिथिल करना, मतलब उसको थोड़ा सा कुछ समय के लिए रोकना। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का क्या लाभ होता है? तो प्रत्यक्ष विदेशी जो निवेश होता है उसका लाभ होता है नए उद्योगों की स्थापना करना। नए उद्योगों की स्थापना करना पर आप टिक कीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निजीकरण का अर्थ क्या होता है? तो निजीकरण का मतलब क्या होता है? निजी का मतलब ये सामान कोई मेरा निजी है तो वही निजीकरण। ठीक है, जैसे जिस मोबाइल से हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये मोबाइल जो है ना मेरा खुद का है, इसलिए मोबाइल जो है निजी है। ठीक है, तो याद रखिएगा, निजीकरण का अर्थ होता है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के शेयर का विक्रय जो होता है, निजीकरण का अर्थ है। और इसके अलावा यह ऑप्शन इसका दूसरा भी हो सकता है, ये बाई ऑप्शन टिक किया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो टाटा जो कंपनी है, टाटा बहुत चीज़ बनाती है, और टाटा कंपनी जो है ना बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, ये कंपनी सिर्फ भारत में ही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, टिकाऊ विकास में किस पीढ़ी की आवश्यकता पूर्ति की बात ध्यान में रखी जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा भावी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो संतोष जो होगा ये बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, मतलब भाई ऑप्शन टिक कीजिएगा। इसके अलावा और भी हो सकता है, टाटा भी तो बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आज बाजार की व्यापकता एवं क्षेत्र, राज्य और देश की सीमाओं को लांघकर कहाँ तक फैल गई है? तो दुनिया में। याद रखिएगा, मतलब आज जो बाजार है, आज ना पूरा विश्व बाजार के रूप में मिल गया है, मतलब घुल मिल गया है। हम कोई भी सामान फ्लिपकार्ट या अमेजन से बुक करते हैं तो वो सामान कहाँ कहाँ बनता है, किस किस देश में बनता है, वहाँ से वो सामान आता है हमारे पास, और उस हम सामान से लाभ उठाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मॉल का अर्थ होता है मॉल में आप गए होंगे, अभी तो कोरोना काल में मॉल बंद हो गया है, लेकिन मॉल क्या है ध्यान देखिए, एक ऐसा बाजार जहां एक ही छत के नीचे उपभोग का लगभग सारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तुएं मिलती है, उसी को हम मॉल कहते हैं। ठीक है, और जो मॉल सेवा होता है वो क्या होता है, प्राइवेट होता है, निजीकरण होता है। ठीक है, कोई निजी प्राइवेट आदमी उसको खोलता है, सरकार के द्वारा ये चालित नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें किसके निर्बाध प्रवाह में अक्सर बाधाएं आती है? तो शर्म जो होगा राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, वैश्विक गांव किस युग की अवधारणा है? तो आधुनिक जो युग जो होगा इसे राइट ऑप्शन होगा। और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस पद्धति में अपना कार्य करती है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा आउटसोर्सिंग। इस तरह इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया, और लास्ट एक और वीडियो में हम आपका अर्थव्यवस्था का पूरा कोर्स कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम आपके इतिहास वाले बुक में मिलेंगे। बस आशा करता हूँ आप हमारे वीडियो को अंत तक देखे हैं। अंत तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।